2.4 नंबर का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है पार्लियामेंट्री कमिटीज। न्यूज के अंदर क्यों है पार्लियामेंट्री जो कमिटीज है वो, तो एक्चुअली में रिसेंटली राज्यसभा का जो सेक्रेटरीट है उसने एक डिटेल्ड स्टडी की है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी की है, एंड देन फर्दर रिकमेंडेशन दी है चेयरमैन को कि टेन्योर जो है हाउस कमिटीज का उसको इंक्रीज कीजिए। तो इस वजह से जो पार्लियामेंट्री कमिटीज है वो न्यूज के अंदर बनी हुई है। अब हम ये भी देख लेते हैं कि जब राज्यसभा सेक्रेटरीट जो है रिकमेंडेशन दे रहा है टेन्योर को बढ़ाने की कमिटीज के, तो ऐसे कंडीशन में जो राज्यसभा सेक्रेटरीट खुद है वो क्या क्या फंक्शन करता है उसको देख लेते हैं। तो इसमें बताया गया है मेन एक्टिविटीज ऑफ राज्यसभा सेक्रेटरीट क्या क्या है। पब्लिश करता है ये डे टू डे जो रिकॉर्ड होते हैं राज्यसभा की जो प्रोसीडिंग्स होती है उनके रिकॉर्ड्स डे टू डे उनको क्या करता है पब्लिश करता है। सर्विसिंग करता है पार्लियामेंट्री कमिटीज की, एंड प्रोवाइड करता है सेक्रेटेरियल असिस्टेंस एंड सपोर्ट टू राज्यसभा। ये सारे काम है किसके, राज्यसभा सेक्रेटरीट के। ठीक है, तो अब हम देखते हैं तो यहाँ पे और तो थोड़ा क्या न्यूज के अंदर है वो भी देख लेते हैं। तो राज्यसभा का जो सेक्रेटरीट है ये वो सेटअप किया गया था, है ना, और वाज सेटअप परसुएंट टू प्रोविजंस कंटेंट इन आर्टिकल 98। तो 98 के अंदर जो आर्टिकल में प्रोविजंस है उनके परसुएंट के तौर पे राज्यसभा सेक्रेटरीट को स्टार्ट किया गया था, सेटअप किया गया था, विच प्रोवाइडेड फॉर सेपरेट सेक्रेटरियल स्टाफ फॉर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, है ना। ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के लिए सेपरेट ये सेक्रेटरियल स्टाफ प्रोवाइड करता है। इट्स फंक्शन अंडर गाइडेंस एंड कंट्रोल ऑफ द राज्यसभा चेयरमैन। इसके जो फंक्शन होते हैं राज्यसभा के चेयरमैन के कंट्रोल और गाइडेंस में होते हैं, ध्यान रखना है आपको। अब थोड़ा पार्लियामेंट्री कमिटीज के बारे में देख लेते हैं। तो इट इज a panel of MPs that is appointed or elected by House or nominated by the Speaker, है ना, and which nominated by Speaker and which works under direction of Speaker. It presents its report to House or to Speaker. ध्यान रखना है आपको ना, पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में बताया गया। PCs have their origin in British Parliament. तो ब्रिटिश पार्लियामेंट से इनका ओरिजिन देखा जाता है। They draw their authority from Article 105, which deals with the privileges of MPs, and Article 118, which gives Parliament authority to make rules to regulate its procedure and conduct of business. आगे देख लेते हैं थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी देख लेते हैं पहले। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी काफी इंपॉर्टेंट कमेटी है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो देखते हैं। इंश्योर करना फाइनेंशियल प्रूडेंस को, एंगेज करना विद रिलेवेंट स्टेक होल्डर्स, है ना। उसके बाद एड्स अपोजिशन टू प्ले ए वाइटल रोल, ए ग्रेटर रोल इन एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, एंड आगे बताया गया एंश्योर डिटेल्ड स्क्रूटनी एंड अपहोल्ड गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी वर्क इन नॉन पार्टीशन मैनर। तो ये सभी ऑब्जेक्टिव हैं स्टैंडिंग कमेटी के। तो पार्लियामेंट्री इज नॉट बाउंड बाय रिकमेंडेशन ऑफ कमिटीज, लेकिन ध्यान रखना पार्लियामेंट यहाँ पे कमिटीज की रिकमेंडेशन से बाउंड नहीं है कहीं पे भी, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो डिफरेंट काइंड जो कमिटी है उनको देख रहे हैं हम। तो यहाँ पे एक तो हमने डिपार्टमेंटल, एक तो हमने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को देखा है ना। अब आगे और चलते हैं, देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स ए मेंशन ऑफ दीज कमिटीज एट डिफरेंट प्लेसेज बट विदाउट मेकिंग एनी स्पेसिफिक प्रोविजंस रिगार्डिंग देयर कंपोजिशन। देखो डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर इन कमिटीज के बारे में बात की गई है, लेकिन इनके कंपोजिशन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कोई स्पेसिफिक बातें, स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं किए गए हैं। ऑल दीज मैटर्स आर डील्ड बाय द रूल्स ऑफ टू हाउसेज। ये जितने भी मैटर्स हैं वो टू हाउसेज के रूल्स के साथ, रूल के द्वारा डील किए जाते हैं। अब देखते हैं हम पार्लियामेंट्री कमेटी का किस किस टाइप की कमिटीज होती है। एक तो स्टैंडिंग कमिटीज होती है, एक एड हॉक कमिटीज होती है। तो स्टैंडिंग कमेटी में क्या होता है, ये परमानेंट नेचर की होती है एंड कॉन्स्टिट्यूट होती है कहां से, ये फ्रॉम टाइम टू टाइम कॉन्स्टिट्यूट होती है, वर्क ऑन ए कंटिन्यूअस बेसिस, और कंटिन्यूअस बेसिस पे काम करती है। तो ये तो स्टैंडिंग कमेटी के रिगार्डिंग बात हो गई। एड हॉक कमेटी क्या होती है, टेम्पोरेरी नेचर की होती है कमेटी जो होती है, और ये सीज हो जाती है, सीजेस टू एग्जिस्ट ऑन कंप्लीशन ऑफ टास्क असाइन टू देम, उसके बाद ये खत्म हो जाती है। अब हम देखते हैं स्टैंडिंग जो कमेटी है ना उसके बारे में थोड़ा और देखते हैं क्या क्या काम रहते हैं इनका। तो ये बता रखा है स्टैंडिंग कमेटी में, इसमें कौन कौन सी फाइनेंशियल कमिटीज होती हैं, कमिटीज टू मतलब कौन कौन सी कमिटीज होती हैं स्टैंडिंग कमिटीज में वो बताया गया है। तो इसमें फाइनेंशियल कमिटीज होती हैं, कमिटीज टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल होता है, कमिटीज रिलेटिंग टू डे बिजनेस ऑफ हाउस होता है, हाउस कीपिंग कमिटीज और सर्विस कमिटीज होती हैं, कमिटीज टू इंक्वायर होती है, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज रिलेटेड टू मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स होती हैं। तो ऐसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ कमिटीज होती हैं। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है पार्लियामेंट्री कमिटीज के रिगार्डिंग। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि 2.5 है, जो कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स एनआरसी के बारे में बात करता है। तो एनआरसी को देखते हैं, काफी न्यूज में बना हुआ है एनआरसी, काफी लंबे टाइम से देखते हैं क्यों है अभी न्यूज में रिसेंटली। तो कैग रिपोर्ट ऑन कंप्लायंस ऑडिट ऑफ लॉजिस्टिकल, देखो दोबारा सुनना है इसको, कैग रिपोर्ट ऑन कंप्लायंस ऑडिट ऑफ, आगे बताया गया है लॉजिस्टिकल एग्रीमेंट्स फॉर एनआरसी अपडेशन प्रोजेक्ट इन असम हैज फ्लैग्ड डाटा टेम्परिंग रिस्क इन अपडेटिंग ऑफ एनआरसी इन असम। तो इस वजह से न्यूज के अंदर है। अब देखते हैं कि एनआरसी एक्चुअली में है क्या। एनआरसी इज एन ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ दोज हु आर लीगल इंडियन सिटीजन्स। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है उन लोगों का जो कि लीगल इंडियन सिटीजन्स है, एंड आइडेंटिफाई माइग्रेंट्स फ्रॉम अर्स्टवाइल
पाकिस्तान, नाउ बांग्लादेश। तो मतलब ये क्या है, एनआरसी एक ऑफिशियल रिकॉर्ड है हु आर लीगल इंडियन सिटीजन की कौन इंडियन सिटीजन है लीगली, एंड ये आइडेंटिफाई करता है माइग्रेंट्स फ्रॉम अर्थ पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश है, वहां से जो माइग्रेटेड लोग हुए हैं उनको आइडेंटिफाई करता है। एट प्रेजेंट असम इज द ओनली स्टेट टू हैव एन एनआरसी। इट वाज फर्स्ट प्रिपेयर्ड इन 1951 एंड फाइनली अपडेटेड इन 2019। आगे देखते हैं, एनआरसी वाज अपडेटेड एज पर प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955। ठीक है, एंड सिटीजनशिप जैसे कि आगे बोला गया है, रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन एंड इश्यूज ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड रूल्स 2003। तो एनआरसी को 1955 के सिटीजनशिप एक्ट के अकॉर्डिंग अपडेट किया गया है। अब देखते हैं सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट। तो ये क्या बोल रहा है, सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट, अंडर इट फॉरेनर्स हु हैड एंटर्ड असम बिफोर 1 जनवरी 1966 वुड हैव ऑल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ इंडियन सिटीजंस। देखो इंपॉर्टेंट बात है, जो आपका सेक्शन है, सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट है जो कि 1955 का है, वो क्या बोलता है, फॉरेनर्स हु हैड एंटर्ड असम, जो असम के अंदर एंटर कर गए हैं बिफोर जनवरी 1 1966 वुड हैव ऑल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ इंडियन सिटीजंस। वहीं पे आगे बोला गया है, इट इंक्लूड्स persons whose names appear in any of the electoral rolls up to midnight of 24th January 24th March 1971 और NRC 1951 एंड देयर डिसेंडेंट्स। तो इतनी ज्यादा डेडलाइंस को आपको याद रखने की वैसे रिक्वायरमेंट है नहीं इतनी निटी-किटी में, मेजर जो आपको याद रह जाता है वो आप याद रख लीजिए, और एनआरसी एक्चुअली में है क्या उसको ध्यान रखिए आप एज ए कॉन्सेप्ट। इट्स ओरिजिन कैन बी ट्रैक्ड बैक टू असम रिकॉर्ड 1985। असम अकॉर्ड काफी इंपॉर्टेंट है ना, आपने पढ़ा होगा, नहीं तो हम आगे पढ़ लेंगे, कहीं ना कहीं पे आ ही जाएगा। तो असम अकॉर्ड 1985 जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। नॉन इंक्लूजन ऑफ पर्सन्स नेम इन एनआरसी डज नॉट बाय इटसेल्फ अमाउंट टू हर बीइंग डिक्लेयर्ड ए फॉरेनर। नॉन इंक्लूजन ऑफ पर्सन्स नेम इन एनआरसी डज नॉट बाय इटसेल्फ अमाउंट टू हिम और हर बीइंग डिक्लेयर्ड ए फॉरेनर। सच इंडिविजुअल्स विल हैव ऑप्शन टू प्रेजेंट देयर केस बिफोर द फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स। तो फॉरेनर्स का जो ट्रिब्यूनल है उसके सामने अपना केस लेके जा सकते हैं। यदि एनआरसी में किसी का इंक्लूजन नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि फॉरेनर है, वो अपना केस लेके जा सकते हैं फॉरेन ट्रिब्यूनल के अंदर। अब रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखते हैं थोड़ी सी, सिटीजनशिप नॉर्म्स नोटिफाइड, तो इसको देखते हैं। सॉरी, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज इशूड गाइडलाइंस फॉर दोज whose parents had renounced Indian citizenship when they were minors but now wanted to reclaim their nationality। थोड़ा निटी-किटी में चीजें हैं, थोड़ा सा ना पेचीदा है, आपको हल्का सा देख लेना है, थोड़ा आपका काम हो जाएगा उससे। अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955, ठीक है, ध्यान रखना है आपको क्या, every minor child of a person who renounces their citizenship shall thereon ceases to be citizen of India। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है, जिन्होंने सिटीजनशिप छोड़ दी है मतलब फादर ने, तो वो भी बच्चा जो है माइनर वो भी सिटीजन नहीं रहेगा। प्रोवाइडेड दैट, आगे कुछ और भी बोला गया है, एनी सच चाइल्ड मे विद इन 1 ईयर आफ्टर अटेनिंग फुल एज अटेंड करने के बाद में 1 साल के अंदर मेक ए डिक्लेरेशन दैट ही विशेस टू रिज्यूम इंडियन सिटीजनशिप, तो मिल जाएगी उनको काइंड ऑफ, ध्यान रखना है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 प्रिस्क्राइब करता है 5 तरीके सिटीजनशिप को एक्वायर करने के, बाई बर्थ, ठीक है, बाई डिसेंट, बाई रजिस्ट्रेशन एंड नेचुरलाइजेशन के थ्रू एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी के थ्रू। तो 5 तरीके जिनके थ्रू इंडियन सिटीजनशिप क्या होती है, एक्वायर होती है। एक्ट हैज बीन नेम अमेंडेड, ये एक्ट है 1986, 1992, 2005, 2019 में अमेंड किया गया है ना, 1955 का जो सिटीजनशिप एक्ट है वो। रिनाउंस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप एंड सिटीजन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हु इज आल्सो ए सिटीजन और नेशन और अनदर कंट्री कैन रिनाउंस इंडियन सिटीजनशिप, है ना। तो इंडियन सिटीजनशिप को त्यागने के भी तरीके यहाँ पे कुछ बताए गए हैं, है ना। अदर बताए यहाँ पे नहीं गए, बस बात बोली गई है ना, बताने के लिए तरीके बताए नहीं गए हैं। अदर वेज ऑफ लॉस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, अच्छा, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, रिनाउंस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप एनी सिटीजन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हु इज आल्सो सिटीजन और नेशन ऑफ अनदर कंट्री कैन रिनाउंस इंडियन सिटीजनशिप। आगे बताया गया अदर वेज ऑफ लॉस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप क्या है, डेप्रीवेशन के द्वारा हो सकता है, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, डेप्रीवेशन सिटीजनशिप बाय गवर्नमेंट इफ सिटीजनशिप ऑब्टेन बाय मींस ऑफ फ्रॉड, तो फिर इसमें गवर्नमेंट सिटीजनशिप को खत्म कर देगी। टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, लेकिन गवर्नमेंट कौन सी, सेंट्रल गवर्नमेंट, ध्यान रखना है। टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप इफ ए सिटीजन वॉलंटरली एक्वायर्स सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, तो उस भी टर्मिनेशन हो जाएगा। तो ये डेप्रीवेशन के थ्रू एंड टर्मिनेशन के थ्रू इस तरह से सिटीजनशिप चली जाएगी, एक तरह से आप देख सकते हो। अब एक है काफी इंपॉर्टेंट कीवर्ड, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या है इसको देखते हैं ना। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन न्यूज के अंदर क्यों है, तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है दैट डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज अल्ट्रा वायरस द पेरेंट एक्ट कैन नॉट बी गिवन एनी इफेक्ट। देखो यहाँ पे दोबारा देखना है आपको, दोबारा रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन
जो कि अल्ट्रा वायर करता है पेरेंट एक्ट को, है ना, पेरेंट एक्ट को, पेरेंट एक्ट समझ रहे हो ना आप, उसका पेरेंट है जो पेरेंट एक्ट है ना, उसको यदि क्या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या करता है, अल्ट्रा वायर करता है, तो इन दैट सिचुएशन कैन नॉट बी गिवन एनी इफेक्ट, तो उस डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को कोई इफेक्ट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, थोड़ा और कॉम्प्रिहेंसिवली इसको देखते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है मोर अबाउट द न्यूज, एज पर रूलिंग डेलीगेटेड लेजिस्लेशन शुड नॉट ट्रेवल बियॉन्ड द परव्यू ऑफ द पेरेंट एक्ट, पेरेंट एक्ट के परव्यू के बियॉन्ड नहीं जा सकता डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, आपको ध्यान रखना है। इफ इट डच, यदि वो ऐसा करता है, इट इज अल्ट्रा वायर्स एंड कैन नॉट बी गिवन एनी इफेक्ट, तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इंक्लूडिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्मेड बाय स्टेट एंड सेंट्रल अथॉरिटीज should not supplant but supplement parliamentary statute from which it draw power from। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट लाइन में ध्यान रखना है कि भाई यदि कोई डेलीगेटेड लेजिस्लेशन आ रहा है तो वो सप्लांट नहीं करेगा पेरेंट लॉ को, है ना, पेरेंट लेजिस्लेशन को, वो सप्लीमेंट की तरह काम करेगा, ये ध्यान रखना है आपको, है ना। आगे देखते हैं हम, circumstances where a delegated legislation would be invalid, कौन कौन सी सिचुएशन है जब इनवैलिड हो जाएगा। फंडामेंटल राइट्स ऑफ एनी सिटीजन, एनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस वायलेट होता है ना, मतलब एनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो फंडामेंटल, एनी इंडियन किसी भी मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से वायलेट होते हैं, फंडामेंटल राइट्स यदि खराब होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा जो आपका डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है। रूल्स एंड रेगुलेशंस आर अल्ट्रा वायर द प्रोविजंस ऑफ द पेरेंट एक्ट फेल टू कंफर्म द सब्सटेंशियल प्रोविजन ऑफ द स्टैट्यूट, तो ऐसी कंडीशन में वो खत्म हो जाएगा। एग्जीक्यूटिव डिड नॉट हैव द लेजिस्लेटिव कंपिटेंसी टू फ्रेम द सेड रूल्स और रेगुलेशन, मान लो एग्जीक्यूटिव के पास वो अधिकार ही नहीं है, उन्होंने डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कर लिया। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से मतलब तो आप समझ रहे हो ना, जो मतलब कि फर्दर लेवल के ऊपर एग्जीक्यूटिव के द्वारा, इनके द्वारा जो लेजिस्लेशन बनाए जाते हैं, क्रिएट किए जाते हैं, वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होते हैं। तो वो क्या होंगे, वो क्या हो जाएंगे, एक्सक्लूसिव डिड नॉट, मतलब यदि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो, सॉरी एग्जीक्यूटिव है ना, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो कॉम्पिटेंट नहीं है, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी नहीं है उनके अंदर, तो भी वो इनवैलिड हो जाएगा। A delegated legislation can also be struck down on the ground of the manifest arbitrariness and unreasonableness, है उनके अंदर जो legislations आ रहे हैं delegated, तो भी वो खत्म हो जाएंगे। Delegated legislation cannot be provided for a retrospective operation unless express authority by the parent statute। आगे बताया गया है, Supreme Court has held that legislature cannot be delegated its essential legislative function to the executive branch। देखो दोबारा इस लाइन को देखते हैं, Supreme Court has held that legislature cannot delegate its essential legislative functions to executive branch, मतलब जो essential legislative functions है वो executive branch को नहीं दिए जा सकते हैं, काइंड ऑफ ये बात यहाँ पे बोली गई है। कुल मिला के सब बात की एक बात ये है कि पेरेंट लॉ को ओवर रूल नहीं कर सकते हैं डेलीगेशंस, और यदि वो उनसे अल्ट्रा वायर होते हैं तो वो नल एंड वॉइड हो जाएंगे, वो डेलीगेशंस है ना, उनका कोई मतलब नहीं निकलेगा। और भी यदि जो एग्जीक्यूटिव हैं वो लेके आ रहे हैं डेलीगेशंस को, वो कॉम्पिटेंट ही नहीं है, या फिर वो जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन आ रहा है वो आर्बिट्ररी है, वो रीजनेबल नहीं है, अनरीजनेबल है, तो इन सभी सिचुएशन के अंदर आपका जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। आगे और देखते हैं इसके बारे में क्या बताया गया है। अबाउट डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, इट इज ए प्रोसेस बाय विच एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इज गिवन पावर बाय प्राइमरी लेजिस्लेशन। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को पावर दिया जाता है प्राइमरी लेजिस्लेशन के थ्रू, की फर्दर आप एक्सपेंड कर लीजिए और दूसरे रूल्स एंड रेगुलेशंस बना लीजिए टू मेक लॉज इंप्लीमेंट एंड एडमिनिस्टर रिक्वायरमेंट ऑफ द प्राइमरी लेजिस्लेशन, है ना। तो आप समझ पा रहे हो इस चीज को काफी अच्छे से। पार्लियामेंट देयरबाय थ्रू पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन, सॉरी प्राइमरी लेजिस्लेशन इनेबल्स अदर्स टू मेक लॉज, तो प्राइमरी लेजिस्लेशन के द्वारा और लोगों को लॉज बनाने के लिए एलिजिबल कर दिया जाता है, इनेबल कर दिया जाता है, एंड रूल्स थ्रू ए प्रोसेस ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन फिर इस तरह से बनते हैं। अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेजिस्लेटिव पावर इज गिवन टू लेजिस्लेचर व्हाइल एग्जीक्यूटिव हैज पावर टू एग्जीक्यूट लॉज। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है लेजिस्लेटिव पावर इज गिवन टू लेजिस्लेचर व्हाइल एग्जीक्यूटिव हैज पावर टू एग्जीक्यूट द लॉ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बात बोली गई है। ड्यू टू पॉसिटी ऑफ टाइम, लेकिन समय के अभाव की वजह से लेजिस्लेचर लिमिट्स इटसेल्फ टू पॉलिसी मैटर्स, डेलीगेटिंग टास्क ऑफ रूल एंड रेगुलेशन टू एग्जीक्यूटिव को दे दिया जाता है, और एनी सबऑर्डिनेट सप्लीमेंट पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट ये सब कर दिया जाता है, उनको दे दिए जाते हैं, तो थोड़े टाइम की कमी की वजह से। अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन तो बोलता है साफ साफ कि वे लेजिस्लेटिव जो पावर होंगे वो किसके पास होंगे, लेजिस्लेचर के पास होंगे, और उनको एग्जीक्यूट करने का जो पावर होगा वो किस एग्जीक्यूटिव के पास होगा, है ना। एग्जीक्यूटिव करने का पावर लॉ को एग्जीक्यूट वो करेंगे एग्जीक्यूटिव, है ना। लेकिन टाइम की पॉसिटी काम कारण ये सब काफी बार क्या होता है, कुछ चीजें फर्दर एक्सटेंड कर दी जाती है। पर्पज ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है वो देख लेते हैं फाइनली हम। तो यहाँ पे रिड्यूस करना प्रेशर ऑन पार्लियामेंट, दूसरा होता है डिसेंट्रलाइज एंड सेक्टर स्पेसिफिक रूल रेगुलेशंस मेकिंग करना, एंड इनेबल करना गवर्नमेंट को मेक लॉ विदाउट वेटिंग फॉर ए न्यू एक्ट ऑफ पार्लियामेंट टू बी पास्ड। ठीक है,
और विद इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी इन मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, तो जिस तरह से मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, प्रोवाइडिंग मोर पावर टू डिफरेंट अथॉरिटीज ऑन स्पेसिफिक ओकेजन इज रिक्वायर्ड, तो इस कंडीशन में जो आपका डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होता है वो रिक्वायर्ड होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अगला जो टॉपिक है वो आपका है पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट 1996। ठीक है, तो इसके बारे में आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद। आज की वीडियो में थोड़ा काइंड ऑफ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, है ना, थोड़ी फंबलिंग हो रही थी, बिकॉज मे बी पॉसिबल थोड़ा मैं थका हुआ हूँ। सो आगे से थोड़ा और अच्छे से डिलीवर किए जाएंगे जो वीडियोज रहेंगे वो। सो नो इशू, आगे हम देखते हैं 2.7 नंबर का टॉपिक अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू।